हेलो हाय एंड वेलकम। हम लोग क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स को कंप्लीट कर रहे हैं पी वाई क्यूज़ के थ्रू। और इस मैथमेटिक्स को कंप्लीट करने के लिए हम लोग चैप्टर वाइज वन शॉट पी वाई क्यू सीरीज लेके आए हैं। और आज इस सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर 4 में हम लोग लेक्चर 5 है। लेक्चर 5 में चैप्टर 5 हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरा पीवाईक्यू जितना सीबीएसई पूछा है। और चैप्टर 5 मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अभी तक हम लोग जैसे पिछले चैप्टर को पढ़ते हुए आए हैं वैसे ही इस चैप्टर को भी पढ़ेंगे। पढ़ने का प्लानिंग मेरा यही है कि जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स का सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। तो दूसरा टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, nth टर्म ऑफ एनएपी, सम ऑफ nth टर्म। अगर इस चैप्टर में अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो ये एक सिंगल वीडियो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए काफ़ी है। ठीक है, इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप इस लेक्चर को देखकर सारे क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। और अगर इस चैप्टर का बेसिक नॉलेज है, ये सारे टॉपिक्स अगर आपको पता है तो ये सारे टॉपिक को आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन इस प्लानिंग को जो डिज़ाइन किया गया है वो इस पी वाई क्यू सीरीज के लिए किया गया है। तो जो लास्ट टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप डायरेक्ट इस टॉपिक पे जंप कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछा गया, जो पैटर्न है उसको फॉलो करते हम प्रीवियस ईयर को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो टॉपिक से स्टार्ट करते इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में अगर हम लोग एपी की बात करें तो डायरेक्ट एपी को नहीं समझते, पहले नंबर के कुछ लिस्ट को लिख लेते। अगर हम नंबर के कुछ लिस्ट को बना लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लिए एक नंबर बना लिए 6, फिर बना लिए 7, फिर बना लिए 9, फिर बना लिए 10। इसको बोला जाता है लिस्ट। ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है मेरे पास। इस लिस्ट का भी कोई खास बात होगा। ठीक है, ऐसा भी लिस्ट बना सकते हैं टू का, मान लेते हैं हमको 1 का स्क्वायर दे दिया, 1 का स्क्वायर दे दिया तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर 2 का स्क्वायर लिख देंगे तो ये 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसी तरह से 16 हो जाएगा। ये भी एक मेरे पास लिस्ट है, ये भी मेरे पास एक लिस्ट है, सीक्वेंस है जिसको बोला था सीरीज बोला जाता है। तो अलग अलग तरीके का लिस्ट हो सकता है। तो आज हम एक खास तरीके के लिस्ट का बात करें। जैसे एक नंबर मेरे पास लिस्ट ऐसा 2, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6, 8। अब हमको पता चल गया कि हर एक नंबर के बीच दो दो का गैप, दो दो का गैप, दो दो का गैप। एक और लिस्ट अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, मान लिया ऐसा लिखे -10, फिर -9, -8, -7। तो लिस्ट हमको पता चल गया। अगर इस वाली लिस्ट में देखे गैप तो गैप कितने का 1 का है, 1 का गैप है। तो क्या हो रहा है, गैप हमारा सेम हो रहा है। तो हम इसी टाइप के लिस्ट की बात करें तो ऐसा लिस्ट जहां पर दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का गैप सेम रहे, ऐसे ही लिस्ट का बात हम लोग करेंगे। उसी लिस्ट को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। देखो ध्यान से, इसको हम लोग डेली लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं कि इसका जरूरत कहाँ पड़ता है। मान लेते हैं कोई आदमी बैंक में पैसा जमा किया, 500 जमा किया। तो बैंक वाला ये कहा है कि हर महीने आपके अकाउंट में 10 रुपया बढ़ेगा। तो पहला महीना तो 500 रुपया रहेगा, दूसरे महीने उसके अकाउंट में कितना रुपया हो जाएगा, 10 रुपया बढ़ेगा तो 510 रुपया हो जाएगा। फिर अगले महीने 10 रुपया बढ़ेगा तो थर्ड महीने में उसके अकाउंट में कितना रुपया रहेगा, कितना बढ़ के हो जाएगा, 520 हो जाएगा। फिर 530। तो हर महीने इस तरीके से ये एक सीरीज बन रहा है, सीक्वेंस बन रहा है। अगर गैप देखें दो टर्म के बीच का तो ये 10 का है, दो टर्म के बीच का गैप 10 का है, दो टर्म के बीच का गैप 10 का है। इसी तरह से सैलरी जब बढ़ता है किसी का सैलरी मान लेते 10,000 है। अब इसको कहा कि हर साल या हर महीने जैसे भी हो तो हाँ सैलरी हम क्या करेंगे, 500 इंक्रीज करेंगे। तो अभी 10,000 था, अब 10,000, सॉरी 1,000 था तो मान लेते 1,500 हो जाएगा। फिर बढ़ेगा, 500 बढ़ेगा तो फिर
2000 हो जाएगा। इस तरीके से कोई पूछ देगा हमको कि 100 महीने बाद सैलरी कितना हो जाएगा, तो यही यहाँ पे इस लिस्ट का हम लोग यूज करते हैं। इसी लिस्ट का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हम लोग डेफिनेशन से समझते हैं इसको। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। तो पीछे में नंबर का लिस्ट बना रहे थे हम लोग, इन विच each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term। प्रीसीडिंग टर्म में क्या करते हैं, एक फिक्स नंबर को ऐड करके बनाते हैं। जैसे एक लिस्ट हम लोग लिखे थे कि कोई रुपया कमा रहा, पहले कितना कमाया, 100, 100। कोई क्या कर रहा है, रुपया कमा रहा है, तो मान लो 1000 मिला। फिर क्या बोला, अगले महीने आओगे तो 1500, फिर अगले महीने आएगा तो ये कितना देना पड़ेगा इसको, 2000। इसी तरह से फिर 2500। तो ये जो पिछला वाला टर्म, ये वाला टर्म है, इस वाले टर्म में हम 500 को ऐड किए, तो 500 को ऐड किए तो हमको 1500 मिला। फिर इस 1500 में 500 को ऐड किए तो हमको फिर से 2000 मिला। इसी तरीके से ये सेम नंबर चलता चला जाता। तो जो कॉमन नंबर ऐड करके अगला वाला नंबर हमको मिलता है, इस वाले कॉमन नंबर को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। इसी का नाम है कॉमन डिफरेंस। इस कॉमन डिफरेंस को क्वेश्चन में हम लोग डी से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। और ये कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे, एक एपी हम लोग ऐसा लिख लिए, मान लेते मेरे पास है 25, फिर ऐसा लिख लिया 24, 23। तो अब आपको अगला पैटर्न पता चल जाएगा। तो कितने का गैप है, इसमें -1 की, इसमें -1 की। तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब ये जो एपी है, लिस्ट ऑफ नंबर है जहां पर कॉमन डिफरेंस सेव रहे, इसको एपी बोला जाता है। तो इस एपी के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। ये जो एपी है, एपी का सारे लिस्ट में जितने भी नंबर है उसको टर्म्स बोला जाता है। जैसे पहला टर्म है 1000, तो इसको बोल दिया, पहला टर्म को A1 बोल दिया, फर्स्ट टर्म को कहलाए A1, दूसरे टर्म को कहलाएंगे A2, तीसरे को A3। इसी तरह से चलता चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा, तो ये चला जाएगा AN तक, AN तक चला जाएगा। ठीक है। अब इस AN का जो AP है मेरा, इसका हम लोग एक फॉर्मेट समझेंगे, फॉर्मेट कैसा हो सकता है, फॉर्मेट इसका कैसा हो सकता है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मेट को समझते हैं। एक AP यहाँ पर हम लिख लिए, मान लेते 2, उसके बाद 5, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 11, इस तरीके से लिख ले। तो यहाँ पर इसको बोल दिए A1, ये वाला है A1, ये वाला है A2, ये वाला है A3 और ये है A4, ये चलते चला जाएगा। ठीक है। अब क्या करते हैं हम, अगर 2 में क्या ऐड किए हैं, 3 ऐड किए तो 5 मिला, 5 में फिर से 3 ऐड किए तो 8 मिला, 8 में फिर से 3 ऐड किए तो हमको फिर से 11 मिला। तो ये मेरा डी है, ये वाला पार्ट डी है। तो जो फर्स्ट टर्म है मेरा A1 है, A1 को हम सपोज कर लेते, A1 जो है वो A1 मेरा A मान ली, A1 मेरे पास A था। तो देखो अब क्या करें, इस सारे टर्म्स के बारे फिर से लिख लेते, A1, उसके बाद है A2, A3, A4, इस तरीके से। A1 को हम लोग A माने हैं, A1 क्या माने, 2। अब मेरा A2 जो 5 है, तो 5 को 2 के टर्म्स में लिखेंगे, तो 5 को लिखेंगे 2 + 3, फिर A3 को भी 2 के टर्म्स में लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 +
4 हुआ तो इसको लिखेंगे 2 प्लस 3 प्लस 3, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर A4 को लिखेंगे तो इसको भी 2 के टर्म्स में लिखते हैं, 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। ये मेरा देखो A हो जाएगा, 2 को A मान है, A हो जाएगा। और फिर यहाँ से 2 को क्या मान है, A मान है, इसको A लिखेंगे। और 3 को D मान है, इसको D लिख देंगे। इसी तरीके से 2 को हम लोग A माने हैं तो 2 को A लिखेंगे। और ये भी D, ये भी D, कितने बार D आ गया, तो 2 बार D आ गया, तो क्या इसको लिख सकते हैं 2D। इसी तरीके से इस वाले पार्ट को A माने हैं तो इसको A लिखेंगे। और D प्लस D प्लस D, कितने बार D, तो ये आ जाएगा 3। तो हम क्या देखें, जो मेरा A1 था वो A हुआ, A2 हुआ A प्लस D, A3 हुआ A प्लस 2D, A4 हुआ A प्लस 3D। इसी तरीके से अगर हम A5 लिखें तो क्या लिखना पड़ेगा, A प्लस 4D। अब इसी तरीके से चलता जाएगा। तो ये AP का स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर मेरे पास इस तरीके से नंबर है, पहला नंबर को क्या बोल दिए, A बोल दिए, दूसरे को बोल दिए A प्लस D, तीसरे को बोल देंगे A प्लस 3D, A प्लस 4D। इस तरीके से चलता चला जाएगा। इसी को बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन AP। AP का ये टर्म्स है, A1, ये A1 है, ये वाला A2 A3 4, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या देखें, जो A1 था वो A आया, जो A2 था A प्लस D आया, A3 था A प्लस 2D आया, A4 था A प्लस 3D, A5 था क्या हो जाएगा A प्लस 4D। अगर हमको इसी तरीके से A100 लिखना, 100th टर्म लिखना A100, तो क्या लिखना पड़ेगा, इसको लिखेंगे A प्लस D से कम होता है तो A प्लस 99D। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर हमको लिखना है 1000 टर्म लिखना है, या मतलब 50th टर्म लिखना है, A50 लिखना है, इसको कैसे लिखेंगे, A तो लिखेंगे ही, प्लस D से कम हो जाएगा 49D। इस तरीके से हम लोग AP का बेसिक कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। अब इसी सारे कॉन्सेप्ट का यूज जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें होगा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ NAP, लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म्स NAP। तभी हम लोग क्या बताया, जो मेरे पास AP होता है इसमें खास बात क्या याद रखना है कि हर नंबर के बीच का गैप कितना है, 3 3 है। इस तरीके से अगर मेरे पास नंबर ऐसे बहुत सारा लिख दिए, A1 A2 A3, इस तरीके से नंबर है, क्या देखे A2 माइनस A1 की है, A2 माइनस A1, ये किसके बराबर आया, ये 3 के बराबर आया, 3। इसी तरीके से अगर हम A3 माइनस A2 करेंगे तो ये भी 3 के बराबर। मतलब किसी भी प्रीसीडिंग टर्म में से, किसी भी सक्सेडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को घटाते डिफरेंस सेम आता है। तो यहाँ से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बना सकते हैं, जो मेरा AP होता है, AP में से दो टर्म के बीच का गैप हमेशा क्या रहता है, सेम। तो ऐसे लिख सकते हैं A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। डॉट करते चल सकते हैं, ये किसके बराबर होता है, तो ये D के बराबर होता है, इसको याद रख लेना। ये सारा फॉर्मूला हम लोग एक ही AP से निकाल लिया। अब आगे विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म NAP का था, इसमें कौन सा टर्म है जो AP बना रहा है। AP के लिए हम लोग क्या पढ़े थोड़ा देर पहले कि दो टर्म्स के बीच का गैप क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। अगर पहले वाले में देखें, अगर पहले वाले को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, तो पहला वाला है 4, यह है 4, 10, 16, 22। इन दोनों के बीच का गैप देखते हैं, तो 10 माइनस 4 ये 6 आता है। इन दोनों का देखें तो 16 माइनस 10 ये भी 6 आ रहा है। इन दोनों का देखें तो ये भी क्या 6 है। तो मेरा कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि मेरा A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 है। ऐसा आ गया, इसका मतलब ये वाला लिस्ट AP है। तो इसी तरह से आपको दूसरा लिस्ट भी चेक कर, तीसरा भी चेक कर लेना। ये NCERT का
एग्जाम्पल नंबर 2 है एपी चैप्टर का। अब हमको निकालना nth टर्म। जैसे अभी हम एपी निकाले, किस तरीके से निकाले कि मेरे मेरे पास मान लो बहुत सारा टर्म्स है, इस तरीके से एक एपी लिखें, A1 A2 A3 A4 A5, इस तरीके से लिखे। हम A100 तक चले गए। कहाँ तक चले गए? A100। अभी मेरा A1 किसके बराबर आया था? तो ये A1 आया था A के बराबर। और A2 को क्या लिखे थे? A प्लस डी लिखे थे। A3 को क्या लिखेंगे? A प्लस 2D लिखेंगे। और A4 को क्या लिखेंगे? A4 को लिखेंगे A प्लस 3D। A5 को फिर क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे A प्लस 5 है तो 4D हो जाएगा। जाते जाएंगे, कहाँ तक लिखना? A100 तक लिखना। तो 100 को क्या लिखेंगे? A प्लस 99D। ये 99D हो जाएगा। हमको nth टर्म लिखना। क्या लिखना? nth टर्म। अगर हमको nth टर्म लिखना है, कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे, A तो रहेगा ही, प्लस D का वैल्यू इससे एक कम होगा। यहाँ पे 2 था तो D1, 3 था तो D2, n है तो D, n से एक कम। n से एक कम क्या होता है? n-1। n से एक कम होगा n-1। तो D का वैल्यू हो जाएगा n से एक कम n-1 इंटू D। तो ये मेरा nth टर्म का वैल्यू होता है। इसका यूज कैसे करेंगे? मान लेते मेरे पास यहाँ पर कोई एक एपी दिया हो, एक एपी इस तरीके से दिया हुआ, ऐसे 5 दिया है, 7 दिया है, 9 दिया है, तो 3 टर्म दिया, ऐसे हमको पैटर्न चला जाएगा। बोलेगा इसका 10वां टर्म क्या होगा, 10th टर्म क्या होगा? तो हम लोग क्या लिखेंगे? 10th टर्म लिखेंगे। तो 10th टर्म को बोलेंगे A10 इज इक्वल टू A प्लस कितना D? 10 लिखे हैं तो 9D हो जाएगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, पहले AN लिख लेते हैं, फॉर्मूले के बार लिख लेते हैं। AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। n हमको बताता है टर्म्स। तो टर्म्स जब भी आएगा, ये तो फर्स्ट टर्म होगा, सेकेंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा। तो n का जो वैल्यू होगा हमेशा, ये जो n होगा हमेशा क्या होगा? या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3, इस तरीके से। तो n कभी आधा तो नहीं होगा। किसी एपी में या तो 1 टर्म होगा, या 2 टर्म होगा, या 3 टर्म होगा। किसी एपी में आधा टर्म नहीं हो सकता है, ठीक है, 0.5 टर्म नहीं हो सकता। टर्म जब भी होगा तो ये नेचुरल नंबर में होगा। तो n का वैल्यू हमेशा नेचुरल आएगा। अगर नेचुरल नहीं आया तो वो एपी नहीं है, या वो एपी का वो एपी का टर्म नहीं है। हमको बोला है 10th टर्म निकालिए, तो हमको निकालना है A10। A10 इज इक्वल टू A, फर्स्ट टर्म को A बोला जाता है, A प्लस n मीन्स 10, 10-1 तो 9 इंटू D। तो दोनों के बीच का गैप अगर देखें तो 2 है, गैप अगर देखें तो 2 है। A10 का वैल्यू यहाँ से पता चलेगा 5 प्लस 18, ये हो जाएगा 20। इस तरीके से इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करते हैं। पूरे चैप्टर में 2 ही फॉर्मूला है, और उसी 2 रिलेशन से ही क्वेश्चन पूछेगा सीबीएसई आपको। फिर दिया फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी, वही एपी है। चलिए दूसरा एपी है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं मेरे पास ए क्या क्या है। ए है, ए दिया हुआ 2, फर्स्ट टर्म को ए बोला जाता है। और डी दिया हुआ है, दोनों के बीच का गैप कितने का है? तो 5 का गैप, 5 का गैप, तो डी है 5। और एन बोला है 10th टर्म निकालना। ए 10 किसके बराबर हो जाएगा? तो ये होगा ए प्लस 9D के बराबर। डी हमेशा टर्म से एक कम होता है। A10 इज इक्वल टू, ए है 2 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू है 5। A10 का वैल्यू यहाँ से अगर निकाले हम, 2 प्लस 9 5 जा 45। A10 का वैल्यू आया 47। इस तरीके से इसका बहुत ज्यादा यूज अभी हम लोग करेंगे, जो जितने भी कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं अभी। डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 90। एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 5 है।
ये सारा एग्जाम्पल करने के बाद फिर हम लोग पी वाई क्यूज पे चलेंगे। बोला है थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म मीन्स A3, थर्ड टर्म मीन्स A3, ये किसके बराबर होता है? तो ये होता है A+2D के बराबर। A+2D का वैल्यू हमको दिया हुआ है 5। एक और दिया सेवेंथ टर्म A7, ये दिया है। A7 को कैसे लिखेंगे? A+6D इज इक्वल टू 7। तो हमको निकालना है 7 नहीं 9 दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, 9 दिया। डिटरमाइन द एपी, एपी निकालना, एपी निकालने के लिए हमको चाहिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ए चाहिए और डी चाहिए। अगर ए और डी का वैल्यू पता चल जाए तो हम एपी निकाल सकते हैं। चलो इस दो इक्वेशन से एपी को निकालते हैं यहाँ से। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया, एक वेरिएबल ए है और एक वेरिएबल डी है। तो लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल में पढ़े थे कैसे सॉल्व करना है। इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो ए से ए माइनस हो जाएगा, ये भी सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा, ये भी सब्ट्रैक्शन, ए खत्म हो जाएगा, ये वाला ए प्लस, ये वाला ए माइनस खत्म। 2 में से 6 चला जाएगा, ये बचेगा -4 डी इज इक्वल टू 5 में से 9 चला जाएगा, तो ये बचेगा 4। तो यहाँ से अगर डी का वैल्यू निकालें तो डी हो जाएगा 1। डी का वैल्यू पता चल गया, तो हम लोग अब ए भी निकाल सकते हैं यहाँ से। चलो यहाँ से ए निकाल लेते, A+2D ये 5 के बराबर है और हमको डी का वैल्यू पता है। A+2 इंटू डी का वैल्यू 1 आया तो 1 लिखेंगे इज इक्वल टू 5। यहाँ से ए हो जाएगा 5, 2 को इधर भेज देते हैं, 5 - 2, ए का वैल्यू हो जाएगा 3। तो हमारे पास जो एपी होता है वो एपी तो इस फॉर्म में होता है, A+D, A+2D, A+3D, इस तरीके से। ए मेरा है 3, A+D यानी A+D मीन्स 3 + 1 4, फिर 4 + 1 5 6, इस तरीके से इस वाले एपी को हम लोग बना सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चेक कर लेना फॉर्मेट कैसे, किस तरीके से हम लोग फॉर्मेट को बनाते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक पे नहीं जाना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, मैथ्स है, आपको देखना है कि आपको समझ में आया या नहीं। फिर क्या निकालना? सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे एक एपी दिया हुआ 2 + 4 + 6, इस तरीके से एपी दिया हुआ। तो कहाँ तक जाना? मान लेते हैं हमको F10 तक जाना। तो बोलेगा कि सारे का हमको क्या चाहिए? सम चाहिए। तो सारे का सम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सम को Sn बोल देते हैं। S 10 टर्म को जो रहे तो 10 टर्म लिख दिए। तो क्या लिखना पड़ेगा? 2 + 4 + 6 + 8। तो इस तरीके से लिखने में वो क्या हो जाएगा? अगर छोटा एपी रहेगा तो आसानी से कर सकते हैं, अगर छोटा एपी रहा तो क्या कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं। अगर बोल देगा 100 टर्म है, इसमें सबको ऐड करना है, इसके लिए डायरेक्ट एक रिलेशन है। क्या रिलेशन? अगर सम ऑफ एन टर्म मेरे पास एपी में, तो सम ऑफ एन टर्म को Sn बोल देते हैं इज इक्वल टू, ये रिलेशन है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू b। ये रिलेशन को याद रख लेना, यही मेरा है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। इसको और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कभी कभी दूसरे फॉर्मेट भी इसको दे सकता है। कैसे दे सकता है? इसको लिख लेते हैं ऐसे। मान लिए कुछ देर के लिए मेरा Sn जो लिखा हुआ Sn इज इक्वल टू n/2 तो रहेगा ही। इस 2a को हम तोड़ लेते, a + a इंटू n-1 इंटू डी। तो ये वाला पार्ट देखो, a + n-1 इंटू डी, ये an के बराबर है क्या? इसी ना an बोलते हैं। इसको फिर से अगर हम लोग बनाए ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं इसको, n/2 इंटू a + an। इसका मतलब ये हुआ, अगर AP का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमको पता है तो उसका हम लोग सम भी आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन भी है। क्या एप्लीकेशन है? एस टर्म का देखो ध्यान से। अगर मान लेते हैं मेरे पास एक एपी दिया हुआ, एक एपी दिया हुआ है,
कलर चेंज कर देते हैं यहाँ से। एक एपी दिया हुआ 5, 10, 11, सॉरी 15, 20, इस तरीके से एपी दिया हो। अगर हमको बोलेगा हमको चाहिए S1, क्या चाहिए? S1। S1 निकालना है। S1 में सिर्फ किसको ऐड करना पड़ेगा? सिर्फ 5 को ऐड करना पड़ेगा। S1 5। तो देखो जो S1 है वही A1 है क्या? इसका मतलब जो S1 होता है वो मेरा A1 के बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं, इसको हमेशा याद रखना। फिर अगर हमको S2 चाहिए, S2 अगर करना होगा तो 5 प्लस 10 करना पड़ेगा, ये 15 हो जाएगा। 15 होगा या नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो हम क्या किए, अगर हम S2 में से S1 को माइनस करते, S2 माइनस S1 करते हैं। S2 मेरा 5 प्लस 10, 5 प्लस 10 में क्या करेंगे? S1 मेरा 5 है, 5 को घटा दिया, क्या बचा? 10 बचा। तो 10 जो मेरा सिर्फ सेकंड टर्म बचा, नहीं बचा? तो अगर ऐसे कर सकते हैं तो देखो ध्यान से, S2 मेरा 15 माइनस और S1 है 5, तो S2 माइनस S1 ये आ जाएगा किसके बराबर? 5 माइनस 15, 10 के बराबर। और 10 मेरा AP का सेकंड टर्म है क्या? तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं? S2 माइनस S1 इज इक्वल टू A2 हो जाता है। तो यहाँ से हमको क्या पैटर्न चला? अगर इसी तरीके से हम S3 माइनस S2 करेंगे तो ये A3 के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम S4 माइनस S3 करें तो ये A4 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या याद रखना हमको, अगर मेरे पास Sn है, इससे एक कम टर्म घटाएंगे Sn माइनस 1, तो हमको An मिल जाएगा। ऐसा क्यों? मान लेते हैं ऐसा मेरे पास A1 A2 प्लस A3 प्लस A4। हमको क्या करना है? S4 में से S3 घटाना। S4 माइनस S3 करना। S4 में ये सारा लेना होगा, A4 तक चले गए। चलो इसी तरह अब क्या घटाना? S3 इतना घटा देना है, तो ये पूरा टर्म तो हट जाएगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ A4 बचेगा। तो इसीलिए लिख सकते S4 माइनस S3 किसके बराबर आया? ये A4 के, मतलब चौथा टर्म आ गया। इसको याद रख लेना, इस वाले फॉर्मेट को याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज़्यादा यूज है एपी में। इफ सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एपी, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इसको आपको खुद से कर लेना, डू योर सेल्फ। इसको खुद से कर लेना, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, होम टर्म्स, इसको खुद से कर लेना। अब हम लोग आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो इस लेक्चर का, इस सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग 3 साल का पीवाईक्यूज कर रहे हैं, 2023 का, 2024 का और 2025 का। 3 साल का क्वेश्चन करने से हमको पता चल जा रहा है कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है। बेसिक का भी करते हैं और स्टैंडर्ड का भी करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बेसिक 2025 में पूछा गया है। क्वेश्चन में लिखा है, इन अ गार्डन सैपलिंग्स ऑफ रोज प्लांट, है ना, वेर प्लांटेड एट इक्वल इंटरवल फ्रॉम फॉर्म स्पायरल। इस तरीके से लगाया जा रहा है, ये जो है ये लगाया जा रहा है इस तरीके से, स्पायरल फॉर्म में, जलेबी के शेप में। द स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विथ अल्टरनेटिव सेंटर ए। एक बार सेंटर यहाँ रख रहा है, एक बार सेंटर यहाँ, एक बार ऐसे किया, फिर एक बार यहाँ से बनाएगा इस तरीके से, फिर एक बार यहाँ से बनाएगा, तो सेमी सर्कल हर बार बनते चला जा रहा है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? रेडियाई 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, S1। तो हमको सेमी सर्कल का रेडियस पता चल गया। क्या क्या है रेडियस? तो रेडियस अगर देखें सेमी सर्कल का, तो पहले है रेडियस 50, दूसरे सेमी सर्कल का रेडियस है 100 और तीसरे सेमी सर्कल का रेडियस है 150। तो हमको पैटर्न पता चल गया, ये एक एपी बना रहा है। अब हर एक सेमी सर्कल को प्लांट से बना रहा है, पौधे से बना रहा है, तो हमको ये भी पता करना पड़ेगा कि फर्स्ट स्पायरल में वो
कितने प्लांट को प्लांट कर रहा है, दूसरे में कितने को प्लांट कर रहा है। तो देखो एज शोन इन द फिगर, स्पायरल 1 पहले वाले स्पायरल में वो कितने प्लांट लगा रहा है, 10 प्लांट लगा रहा है। फिर सेकंड स्पायरल में 20 और तीसरे में 30। अगर प्लांट्स वाला एपी देख लीजिए, मेरा एपी 1 है जो रेडियस को बता रहा है, और एपी अगर 2 निकाले, एपी 2 में पहले स्पायरल में उसके पास 10 प्लांट, दूसरे स्पायरल में 20 प्लांट, तीसरे स्पायरल में 30 प्लांट्स। पैटर्न पता चल के 40 50 इस तरीके से होगा। तो 2 एपी हमको पता चल चुका, एपी 2 है मेरे पास। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये 3 क्वेश्चन का हमको आंसर देना। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द 13th स्पायरल, मतलब A13 मांग रहा है हमको। तो यहां से हम लोग A13 आराम से निकाल सकते हैं। चलो A13 निकाल ले। A13 किसके बराबर होगा, तो ये होगा A प्लस 12D। A13 रेडियस मांगा तो रेडियस वाले एपी में जाएंगे, ये वाला रेडियस वाला एपी। ए है 50 प्लस 12 लिखेंगे और डी का वैल्यू 50 है। A13 इज इक्वल टू 50 प्लस 12 5 जा 60 600। तो A13 का वैल्यू हो जाएगा 650 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड में पूछा है इफ द रेडियस ऑफ nth स्पायरल इज 500 फाइंड द वैल्यू ऑफ n। कहता है कि कोई ऐसा सर्कल है, सेमी सर्कल है, जिसका रेडियस 500 सेंटीमीटर चला गया, तो बताना पड़ेगा वो कौन सा सर्कल है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। मतलब हमको ए एन का वैल्यू दिया हुआ, ए एन का वैल्यू जो यहाँ पर दिया हुआ है, ए एन है 500। ए एन मतलब nth टर्म दिया है 500, हम एन का वैल्यू चाहिए। ए तो हमको पता ही है, ए है 50 50 देख लेते हैं, हाँ 50 है, और डी का वैल्यू भी 50 है, डी इज इक्वल टू 50। हमको एन चाहिए, तो एक रिलेशन मेरे पास है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ए एन की जगह 500 रख देते हैं, इज इक्वल टू ए की जगह 50 रख देते हैं, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे भी 50 रखना पड़ेगा। ये प्लस वाले इधर भेजेंगे, माइनस आ जाएगा, 500 में 50 जाएगा 450, और इधर हो जाएगा इज इक्वल टू एन माइनस 1, इस 500 को इधर भेज देते हैं 50 को, तो ये 50 हो जाएगा। तो 50 से इसको कट करेंगे, ये हो जाएगा 9, 9 इज इक्वल टू एन माइनस 1। एन का वैल्यू यहाँ से अगर लिखें, एन हो जाएगा 10। इसका मतलब ये होगा कि 10वां जो सर्कल होगा, 10th सर्कल का रेडियस 500 हो जाएगा। अब इससे एक थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स टिल द 11th सर्कल। हर सर्कल पे, पहले सर्कल पे प्लांट लगा रहा है, दूसरे सर्कल पे लगा रहा है, तीसरे पे लगा रहा है, वो 11वां सर्कल तक, 11th सर्कल तक, सेमी सर्कल तक प्लांट लगा रहा है। कहता है कितना प्लांट लगाया होगा, इसका मतलब सारे प्लांट्स को हमको जोड़ना पड़ेगा। तो हमको पता है जो पहला स्पायरल है, पहले स्पायरल में 10 प्लांट्स, पहले स्पायरल में 10 प्लांट को लगाया है। चलो दूसरे पेज पे कर लेते। फर्स्ट स्पायरल में 10 प्लांट्स, दूसरे स्पायरल में 20 प्लांट, तीसरे में 30 प्लांट होगा, चौथे में 50 प्लांट। इस तरीके से चलते चला जाएगा। हमको चाहिए एस एन, सारे का सम, सारे का सम निकालना है। तो सारे का सम मीन्स एस एन निकालना, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 11th टर्म बोला था हमको निकालना S11, S11 इज इक्वल टू 11 बाई 2 इंटू 2, ए मेरा है 10, फर्स्ट टर्म को ये बोला जाता है, प्लस 11 माइनस 1, 11 माइनस 1 10 इंटू डी का वैल्यू है 10। इस तरीके से
11/2 ब्रैकेट के अंदर 20 प्लस 10 इंटू 10 100, तो 11/2 और यहाँ से हो जाएगा 120। तो 120 को 2 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 60 इंटू 11, 11 इंटू 60, इतना प्लांट उसको लगाना पड़ेगा। 11 सर्कल तक अगर वो प्लांट लगाना चाह रहा है तो 660 सैपलिंग्स उसको चाहिए। और भी कोई क्वेश्चन है क्या इसमें? इसी तरीके से पूछा, टिल विच स्पाइरल विल देयर बी अ टोटल नंबर ऑफ 450 सैपलिंग्स। कहता है कहाँ तक जाएगा 450 प्लांट्स को लगाना पड़ जाएगा। तो हमको एस एन दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है तो फिर सेम रिलेशन लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिलेशन बना देते हैं, आपको लिख लेना। इसमें एस एन का वैल्यू दिया है, एस एन इज इक्वल टू 450 दिया, और हम लोग को पता है एस एन ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन की जगह रखेंगे 450 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 ए का वैल्यू है, सेपलिंग्स लगा रहे तो 10 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू भी है 10। 450 इसको इधर भेज देते 2 को, तो ये हो जाएगा 900 इज इक्वल टू n, ब्रैकेट में 20 प्लस इस 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10n माइनस 10, 900 इज इक्वल टू n। ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है? तो ब्रैकेट के अंदर बच रहा है 20 माइनस 10, 10 प्लस 10n। 900 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 10n प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10n का स्क्वायर। 10 10 अगर कॉमन लेके इधर भेज देते तो पूरे को डिवाइड कर देंगे, तो 10 से पूरे को डिवाइड करेंगे हो जाएगा 90 इज इक्वल टू n प्लस n स्क्वायर। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस n, इसको LHS में लेके चले जाएं या RHS में, तो ये हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, ये मेरे पास है n स्क्वायर प्लस n माइनस 90। तो 90 का दो फैक्टर जो 1 दे तो एक 10 ले लेते हैं, n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 9n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिए फैक्टराइजेशन वाला पार्ट, इन दोनों को n कॉमन ले लेता है, यहाँ बचेगा n प्लस 10, फिर यहाँ से हमको बाहर करना पड़ेगा -9। जैसे -9 बाहर करेंगे n प्लस 10 हो जाएगा, तो n प्लस 10 दोनों साइड है और n माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर को दोनों 0 को बराबर करेंगे, यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n का वैल्यू -10 आ जाएगा, और यहाँ से n का वैल्यू 9 आ जाएगा। अब थोड़ा देर पहले क्या बताया था, जो n है वो नंबर ऑफ टर्म्स होता है, तो किसी एपी में या तो 1 टर्म होगा, 2 टर्म होगा, 3 होगा, टर्म्स तो कहीं माइनस में होगा नहीं, इसका मतलब ये वाला वैल्यू पॉसिबल नहीं है। जो भी है, एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लेना है, कहीं साइन की वजह से उल्टा पुल्टा आंसर हो सकता है, तो उसके लिए ज़्यादा पैनिक नहीं होना, आपको खुद से चेक कर लेना। तो ये n का वैल्यू 9। अब है इफ द सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन एपी, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट m टर्म, हमको एस एन दिया, जो थोड़ा देर पहले हम लोग एस एन पढ़े थे,
तो हमको यहाँ पे एस एन नहीं, ये एन को अब एम बोल दिया, एस एम दिया हुआ किस फॉर्म में है, 2m² प्लस 3m इस फॉर्म में दिया हुआ। देन इट्स सेकेंड टर्म निकालना हमको, तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं हम, S1 निकाल लेते हैं। अब जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ 1 बैठाएंगे, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 2 प्लस, चलो इधर लिख लेते हैं, S1 इज इक्वल 2 प्लस 3 5, S1 मेरा 5 आया, और हमको पता S1 जो है वो A1 के बराबर होता है या A के बराबर होता है, तो A भी मेरा 5 आ गया। चलो सेकंड टर्म अब यहीं से निकालेंगे, S2 इज इक्वल टू, हर जगह m के जगह 2 रख देना है, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8 प्लस 6, S2 का वैल्यू आया 14। अब हमको चाहिए सेकेंड टर्म मीन्स A2, A2 को ऐसे लिख सकते हैं S2 माइनस S1, थोड़ा देर पहले डिस्कस किए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वाले पार्ट से हर बार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो A2 अगर चाहिए, A2 इज इक्वल टू 14 माइनस 5, तो ये आ जाएगा A2 का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 9। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर सेम कहानी है, एक स्कूल है, स्कूल, और देखो ये जो क्वेश्चन है ये दोनों ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी क्वेश्चन। तो एपी से जो हम पैटर्न देखे हैं, किसी बार 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, किसी बार 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछ रहा। तो ज़्यादातर क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड पूछ रहा है, तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ये पैटर्न देखो, तो देखो यहाँ से क्या कहा है, पहला जो, द रन इज प्लान्ड एज द सीरीज ऑफ राउंड्स अराउंड अ ट्रैक विच विथ ईच राउंड बीइंग 300 मीटर, मतलब 300 मीटर के सर्कल पे एक आदमी को दौड़ना है ऐसे, ये 300 मीटर का सर्कल है। लेकिन फिर क्या कहा, टू मेक द इवेंट मोर चैलेंजिंग and engaging, the organizer decided to increase the distance of each subsequent round by 50 मीटर for the second। फर्स्ट पे तो 300 था, सेकंड सर्कल जो बनाया, इस सर्कल का लंबाई कर दिया 350, फिर थर्ड जो बनाया ये, इसका कर दिया 400। इसका मतलब अगला जो करेगा फिर 50 बढ़ाएगा, फिर 50 इंक्रीज करेगा, फिर 50, तो मेरे पास एक एपी बन रहा है क्या, इस तरीके का, इस तरीके का एपी बन रहा। फर्स्ट टर्म मेरा वो है 300 मीटर, सेकंड टर्म बन रहा है 350, थर्ड टर्म बन रहा है 400। इस तरीके से एक एपी हमको पता चल चुका, जहां पे ए का वैल्यू 300 है, ए है 300 और डी का वैल्यू 50 है, एक एपी पता चल चुका। राइट द फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स टर्म ऑफ एपी, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स टर्म बहुत आसान है, यानी कि हमको A4 लिखने बोला है, A5 और A6 लिखने बोला है, ये लिख सकते हैं। तो थर्ड टर्म 400 है, फिर 50 ज़्यादा हो जाएगा, फोर्थ टर्म हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 450, फिफ्थ टर्म हो जाएगा 500 और सिक्स टर्म हो जाएगा 550। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछा। देखो जो केस बेस्ड क्वेश्चन होता है उसका फर्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, दूसरा 2 मार्क्स का होता है, तीसरा जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है, उसमें और का भी ऑप्शन रहता है, दोनों में से एक ही बनाना। सेकंड क्वेश्चन पूछा, डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ एट्थ राउंड, एट्थ राउंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा, इट मीन्स हमको निकालने कहा है A8, क्या निकालने कहा, A8, तो यहीं से निकाल लेते A8। अगर हमको A8 चाहिए, A8 ये हो जाएगा A प्लस 7D, A प्लस 7D। लैंग्वेज को अगर समझ गए क्वेश्चन का तो सारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट ही लगता है, यही nth टर्म का तभी से क्वेश्चन कर रहे हैं, SN का तभी से क्वेश्चन कर रहे हैं, तीसरा कोई फॉर्मेट तो पूछा ही नहीं है। चलो A8 मीन्स एट्थ राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, A का वैल्यू है 300, पहला राउंड पे 300 करेगा,
प्लस 7d, 7 इंटू डी का वैल्यू आया 50। इसको सॉल्व करते हैं तो 300 प्लस 7 इंटू 5 35, और यहाँ पे 0 है, तो ये आ जाएगा 300 प्लस 300 600 650। ये है A8। 8th राउंड में जो रनर है उसको 650 मीटर कवर करना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान है। अब थर्ड पार्ट पे चलते, फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग 10 ऑल राउंड्स। इसका मतलब हमको 10 राउंड में जितना डिस्टेंस कवर करेगा सबका सम निकालना। तो एक नए पेज पे चले जाते, एपी को यहाँ पे लिख लेते। एपी मेरे पास दिया हुआ 300, 300 300 के बाद फिर से दिया 300 50 400। इस तरीके से एपी मेरा बना हुआ। अब इस एपी का हमको क्या पूछा है कि 10 राउंड में कितना पूछा, 10 राउंड पूछा है। फाइंड टोटल डिस्टेंस 10 राउंड, तो 10 राउंड तक जाएगा तो सबका सम, सबके सम के लिए हमको निकालना S10। S10 का फॉर्मूला हो जाएगा 10/2 इंटू 2, ए के जगह लिखेंगे 300, प्लस n-1 10-1 9 इंटू डी का वैल्यू है 50। S10 निकाल लेते, तो S10 ये कट के 5 600 प्लस 9 इंटू 5 45, 5 इंटू 6 प्लस 4 600 यहाँ पे 400 यहाँ पे, तो 1050 हो जाएगा, 1050। तो मल्टीप्लाई करो इसको 1100 या चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते अच्छे से, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, इधर कर लेते हैं 525 लिख लेते, छोड़ो क्या दिक्कत, क्या मल्टीप्लाई इतना करेंगे। शायद इतना डिस्टेंस कैलकुलेशन कर लेना, तो ये मेरा S10 है, इतना मीटर डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा। और कोई पार्ट इसमें बचा, या लिखा है इफ अ रनर कंप्लीट्स ओनली द फर्स्ट 6 राउंड व्हाट इज, तो 6 राउंड का डिस्टेंस मांगा, तो एस जिस तरीके से S10 निकाले उसी तरीके से S6 भी निकाल सकते, बहुत ईजी है। इसको डू योर सेल्फ, नेक्स्ट पार्ट को डू योर सेल्फ, इसको अपने से करो। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, इतना मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 105। इसको बताते, इसको करिए 2024 में बेसिक में किया। तो मेरे पास एपी दिया हुआ है, कहता कितना टर्म लें कि सबका सम 150 हो जाए, मीन्स SN दिया हुआ 150, और हमको ये नहीं पता है कितना टर्म को जोड़, कितना टर्म को ऐड करें कि 150 हो जाए। तो मेरे पास SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम हल्का सा कर देते, एस ये है 105। सेम क्वेश्चन थोड़ा देर पहले जो किए थे, ये वाला क्वेश्चन, इधर के वाला क्वेश्चन, ये वाला किए थे ना, हाँ सेम क्वेश्चन है। नहीं ये नहीं था, ये वाला यहाँ पर जो हम लोग निकाले थे ये, हाँ क्या फैक्टराइजेशन वाला, ओ उस वाला, हाँ थोड़ा देर पहले किए, ये वाला क्वेश्चन जो यहाँ, हाँ यहाँ पे जो किया, ये वाला क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे बनेगा ये भी। चलो इसको थोड़ा सा लिख देते, उसको बाद उसके बाद आपको खुद से करना। तो n/2, चलो इस 2 को हम लोग इधर शिफ्ट कर देते, इस 2 को इधर शिफ्ट कर देते, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर लिखेंगे n, इधर बचेगा 2a, a की जगह a पुट कर दो, a का वैल्यू है 27 प्लस n-1 इंटू, अब d का वैल्यू देखो नेगेटिव है, 27 से 24 चला गया, तो d का वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ पे लिखेंगे -3। ये हो जाएगा
210 इज इक्वल टू n, यहाँ पे 54। अब देखो ध्यान से, ये -3 अगर n से मल्टीप्लाई होगा -3 हो जाएगा, फिर -3 -1 से होगा तो +3 हो जाएगा। अब यहाँ से आगे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, दोनों को फैक्टराइज करके सॉल्व कर लेना। ठीक है, दो आंसर दोनों पॉजिटिव आ सकता है, दोनों नेगेटिव तो नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ द फर्स्ट 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 32। द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द 8th टर्म, इसका मतलब ये बोला है